सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और ये फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी का मसब में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस का जो पेपर आपका हुआ है उसके अंदर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के आपके 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे 10th ऑफ सितंबर को आपका पीएचडी का एंट्रेंस हुआ था, राइट। तो जो कि कल हुआ था, तो उसमें आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन के। और बाकी के जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन है, बेसिकली ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सबके उसमें कॉमन आई थी। तो उसके जो 50 क्वेश्चन है उसके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपके पास आई थिंक आंसर की उसकी आई नहीं है, तो सभी लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और अपना एक स्कोर आप लोग देख सकते हैं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। अब सबसे पहले मैं आंसर्स को एक बार आपको बता देता हूँ, सभी तरह के जो आंसर्स हैं वो। उसके बाद लास्ट में बात करूंगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो आपका लेवल था वो किस तरह का था, इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था। उसकी बात मैं वीडियो के लास्ट में करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, सेट वाइज हो सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हो सकते हैं, बस क्वेश्चन आपके उसमें सभी के सेम होंगे। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। अब आपसे इसके अंदर बोला गया है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कौन सा आपका है। अब जिसने भी मेरी क्लासेस देखे होंगे, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी की हमने यहाँ पे क्लासेस करी थी, 8 से 9 क्लासेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दी थी। और जिसमें से आपका यहाँ पे अगर इस पेपर को मैं कराऊंगा, अभी इसके क्वेश्चंस को आप देखना, तो 80% के अराउंड या 80% से अब जो है पूरा जो हमारा स्टडी मटेरियल है उससे आया है। जिसने भी अच्छे से अगर स्टडी किया होगा तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन बहुत अच्छा गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में सेकेंडरी सोर्स का कौन सा डेटा है। देखिए, यहाँ पे बोला गया आर्चिवल डेटा है, पार्टिसिपेंट्स डायरी है, और नेशनल सैंपल सर्वे डेटा है, या ओरल नैरेटिव्स है। पहले आपको मैंने बताया था कि आपका प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डेटा कौन से होते हैं। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं जो हमारे फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा होते हैं, जो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किए जाते हैं, उनको प्राइमरी डेटा कहते हैं। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा के केस में आपको पता है वो डेटा होंगे जो ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्स के डेटा है। तो वहाँ पे आपके जब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है या सेंसस का जो डेटा होता है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स के डेटा होते हैं। सो दैट ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया, देखिए, आइडेंटिफाई द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपसे इसके अंदर देखिए अलग अलग मेथड दिए गए हैं। आपसे बोला है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन से मेथड आपके पास में है। देखिए, ऑब्जर्वेशन आपका बिल्कुल होता है, ये सही है आपका। और एक्सपेरिमेंटेशन में से भी आपका डेटा यहाँ पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है। और तीसरा आपका आता है सर्वे मेथड। कॉर्पोरेट डेटाबेस जो होता है वो आपका सेकेंडरी डेटा है, ये प्राइमरी डेटा का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के बाकी 1, 2 और 4 आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आपके दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, सी में यहाँ पे दिया गया है। राइट आंसर ये आपका बन जाएगा। ठीक है बात। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट एक्सेट्रा इज नोन एज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, अगर इसके अंदर एक फैक्टर और आ जाता जिसको हम लोग एज बोल देते हैं, या फिर एक और फैक्टर इसके अंदर आता जिसको हम ऑक्यूपेशन बोल देते हैं, अगर इस तरह का डेटा आपके पास में आता तो फिर आंसर आपका कुछ और होता। लेकिन अभी के लिए इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की क्लासिफिकेशन की मैंने क्लास के अंदर बात करी थी, जिसमें क्वांटिटेटिव मैंने बार बार कहा था, क्वांट मतलब नंबर, नंबर से रिलेटेड मतलब आपके न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पे इनकम अगर आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो आप थाउजेंड्स में कर सकते हैं, लैक्स में कर सकते हैं, तो वो आपका क्वांटिटेटिव है। प्रोडक्शन भी आपका किलो में हो सकता है, टन में हो सकता है, ये सारा क्वांटिटेटिव है। वेट भी आपका यहाँ पे क्वांटम नंबर में है। तो सारे नंबर वाले आइटम है, तो ये क्वांटिटेटिव आपका हो जाता है। अगर यहाँ पे ऑक्यूपेशन की बात आ जाती या फिर आपका जियोग्राफिकल एरिया की बात आ जाती तो वो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आपका हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच टेस्ट इज पार्ट ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यहाँ पे दो तरीके के टेस्ट होते हैं। देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक कौन से होते हैं। तो अलग अलग टेस्ट की मैंने बात करी थी। आपका पैरामेट्रिक इसमें सिर्फ एक जेट टेस्ट है, बाकी के सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। अब इसका तरीका याद करने का क्या होता है आपके पास में कि पैरामेट्रिक को याद कर लो, बाकी के जो छोटे टेस्ट हैं वो सारे नॉन पैरामेट्रिक में आ जाते हैं।
जैसे आपके टी टेस्ट हो गया, आपका जेड टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया या फिर एफ टेस्ट हो गया, ये सारे आपके पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। और बाकी इसके अलावा जितने भी टेस्ट हैं आपके, यू टेस्ट हैं, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट हैं आपके, या आपके पास में आपके आर स्क्वायर टेस्ट है, वो सारे आपके साइन टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक के पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरीज। अब ये सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर आप सिंपल लॉजिक भी लगाते, जिन्होंने थोड़ी बहुत एक्सेल में काम किया है या चार्ट में जिन्होंने काम किया हुआ है, तो उनको ये आसानी से आ जाता। यहाँ पे बोला गया है वैल्यूज ओवर कैटेगरीज, आपको अलग अलग वैल्यूज, जो कैटेगरी की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे कंपेयर करनी है। तो उसके लिए आपके पास में कौन सा चार्ट बनेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कॉलम चार्ट आपका बनेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखिए अलग अलग कैटेगरीज की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का चार्ट हमारे पास बनता है। हम लोग जैसे 2010 की बात कर रहे हैं, फिर 12 की बात करेंगे, तो अलग अलग कैटेगरीज हो गई, या कंपनी ए हो गई, कंपनी बी हो गई, कंपनी सी हो गई। तो ये सभी कैटेगरीज के हम कंपैरिजन करते हैं और यहाँ पे अलग वेरिएबल हमारा होता है। तो इस तरीके से जो चार्ट होता है उसको हम कॉलम चार्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद चार्ट का एक और क्वेश्चन था, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट टाइप ऑफ द चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है। ट्रेंड एनालिसिस होता है एक पर्टिकुलर फैक्टर को आप थ्रू आउट द ईयर देख रहे हैं, थ्रू आउट द टाइम पीरियड देख रहे हैं, तो उसको हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। अब ये ट्रेंड एनालिसिस किससे बनता है, ये बनता है लाइन चार्ट से। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चार्ट बनते हैं, किस तरह के, ये ऐसे ऐसे चार्ट आपने देखे होंगे। ये जो चार्ट बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट, और ये ट्रेंड को बताते हैं। जैसे यहाँ पे 2010 में क्या ट्रेंड था, ये प्रॉफिट मान लेते हैं, ये वाला प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट 2010 में कितना था, 11 में कितना हुआ, 12 में कितना हुआ। जिस तरीके से आप डेरिवेटिव्स में अगर ट्रेडिंग करते हैं, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें भी ये चार्ट देखने को मिलता है, शेयर बाजार में भी आपको ये चार्ट देखने को मिलता है। तो वो सारे जो होते हैं आपके, वो लाइन चार्ट होते हैं जो कि यूज होते हैं आपके ट्रेंड्स में, जो कि चेंजेस बताते हैं आपके ओवर दी टाइम। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। देखिए मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए थे, जिसमें हमने बात करी थी अपने रैंडम सैम्पलिंग मेथड और नॉन रैंडम, यानी कि आपके स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल, यानी कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, तीनों एक ही तरीके के मेथड हैं। इनके बारे में मैंने बात करी थी। जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम अपने स्टैटिस्टिकल या फिर हम लोग बात करते हैं रैंडम सैंपल्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास में पॉपुलेशन हमें पता होती है, फाइनाइट पॉपुलेशन हमारी होती है। तो यहाँ पे लॉजिक यही लगाना था आपको कि जो वाला भी आपका सैम्पलिंग मेथड जो है वो रैंडम मेथड का पार्ट है, जो कि आपका स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का पार्ट है, तो उसको आपने चूज करना था। परवजिव आपका नॉन रैंडम टाइप सैंपल होता है, एरिया सैम्पलिंग भी नॉन रैंडम सैंपल होता है, जबकि आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होता है ये आपका रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग मेथड की तरह ये होता है, इसलिए इसमें फाइनाइट पॉपुलेशन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। उसके बाद एट्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पेयर्ड टी टेस्ट बेस्ड ऑन पीएस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे इसके लिए आपको टी टेस्ट का पता होना चाहिए। जब हम लोग टी टेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरीके के टेस्ट हम टी टेस्ट के अंदर करते हैं। एक हमारे पास में होता है सिंगल यूनिट या सिंगल वेरिएबल टेस्ट होता है। दूसरा हमारे पास में होता है यहाँ पे टू वेरिएबल टेस्ट यहाँ पे होता है। तीसरा हमारे पास में होता है पेयर्ड टी टेस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज को निकालते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं। इसमें हमारे पास में एक ही वेरिएबल होता है सिंगल वाले में, दो वेरिएबल टेस्ट भी, टू वेरिएबल टेस्ट भी हमारे पास होता है, एक पेयर टी टेस्ट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पेयर टी टेस्ट की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी इसके अंदर n-1 होती है। अगर हम लोग बात करें सिंगल यूनिट वाले में, सिंगल वेरिएबल वाले में, इसमें भी n+1 होती है। लेकिन अगर हम टू वेरिएबल्स वाले में बात करें तो इसमें आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहां पे चेंज हो जाती है, ठीक है। 2n-n-1 ये यहाँ पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी बन जाती है, ठीक है बात। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो आंसर आपका सही कौन सा बनेगा, n-1, ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राइमरी डेटा इज गैदर्ड थ्रू। ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के काफी क्वेश्चन है। तो प्राइमरी डेटा कहाँ से गैदर किया जाता है, सर्वे से किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, एक्सपेरिमेंट से भी किया जाता है, बोथ ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, दोनों से आप प्राइमरी डेटा को गैदर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच द टाइप 1 एरर अकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत मैंने आसानी से आपको समझाया था चार्ट के थ्रू। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, अल्फा एरर, बीटा एरर, ये सारा चीजें इसके अंदर थी। तो टाइप 1 एरर कौन सा होता है, मैंने बताया था, जब आपका क्या होता है, नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाता है जबकि वो आपका सही था।
आपको क्या करना था, उसको आपको एक्सेप्ट करना था, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया गलती से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन 11th वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जिसमें बताया गया है द स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ। स्प्लिट हाफ मेथड किस टेस्ट के लिए यूज की जाती है? तो ये थोड़ा सा आपका आउट ऑफ सिलेबस कह दो, या फिर आपका पढ़े में से आई थिंक आया नहीं होगा, किसी किसी ने हो सकता है इसको पढ़ा होगा। तो स्प्लिट हाफ मेथड आपकी होती है इंटरनल रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा, इंटरनल रिलायबिलिटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये चार तरह के स्केल्स की मैंने बात करी थी, जिसके अंदर ऑर्डिनल, इंटरनल, रेशियो और नॉमिनल स्केल था, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। अब इसमें देखिए अलग अलग स्केल की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमने पढ़ी थी किसकी, नॉमिनल स्केल की। अब इसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं होता, कोई भी इसके अंदर क्लास इंटरवल नहीं होता, कोई भी इसके अंदर फिक्स गैप नहीं होता, इसको हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम रैंकिंग पॉसिबल नहीं है बोल रहे हैं, तो वो नॉमिनल स्केल का ही पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13th नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ द कैजुअलिटी। तो यहाँ पे बोला है इश्यू ऑफ कैजुअलिटी से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे आपका कॉमनली रिलेटेड है, जिसमें कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी है, मेजरमेंट वैलिडिटी है, एक्सटर्नल वैलिडिटी या इंटरनल वैलिडिटी। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से बनना चाहिए वो बनना चाहिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यहाँ पे बनना चाहिए। और देखते हैं आंसर की में आपका क्या आंसर बनता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 14 क्वेश्चन आपके पास में है, द डिग्री टू विच ऑब्जर्व्ड वैल्यूज स्कोर्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू। अब यहाँ पे बोला गया है जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन होती है, किस डिग्री तक आपके ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी कि जो वैल्यू आपने ऑब्जर्व करी हुई है वो वैल्यूज आपकी फ्री फ्रॉम एरर्स होती हैं, मतलब एरर्स उसके अंदर नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, किस डिग्री तक उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी, जिसको हिंदी में विश्वसनीयता भी बोला जाता है, कि आपका डेटा रिलायबल है या नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब कि उसके अंदर एरर्स हैं या नहीं है, रिलायबल मतलब एरर्स फ्री, रिलायबिलिटी मतलब आपका विश्वसनीयता हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब दो तरीके की रिसर्च हमने पढ़ी थी, देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, बार बार ये जिक्र आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार इससे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन से यहाँ पे आपकी फीचर नहीं है? पहला है अवॉइड अवॉइड पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस एंड डेटा एनालिसिस। तो ये तो होता ही है, आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस, और आप बेसिकली इसके अंदर अजम्पशंस वगैरह आपने ये वाला फर्स्ट वाला गलत होगा, एक सेकंड, हाँ फर्स्ट वाला गलत होगा क्योंकि अवॉइड नहीं कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये तो आपका नहीं होगा। इसने बोला है कि कौन सा फीचर है, तो ये फीचर नहीं होगा, हम अवॉइड नहीं करते हैं, हम तो डेटा एनालिसिस को इसके अंदर देखते हैं। दूसरा है कलेक्ट्स डेटा इन द न्यूमेरिक फॉर्म, ये भी नहीं होता, ये क्वांटिटेटिव का पार्ट होता है, फर्स्ट भी क्वांटिटेटिव का होगा। तीसरा यहाँ पे होगा यूजेज द एम्पेरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस, तो ये भी आपका उसका पार्ट होता है, किसका, बेसिकली क्वांटिटेटिव का पार्ट होता है। सब्सक्राइब्स टू द प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बनना चाहिए। ठीक है, ए ही होगा क्योंकि इसने बोला है नहीं हो, कौन सा फीचर है ये बोला है इसने, तो इसके अंदर फर्स्ट होगा, क्योंकि हम इसके अंदर डेटा एनालिसिस की बात नहीं करते हैं, इसके अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर हम डेटा की बात करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर डेटा की बात नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही आंसर बनना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज ए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड्स एंड द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अब यहाँ पे बोला गया है ऐसी कौन सी मेथड होती है, ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसके अंदर आपके पास मेथड्स और प्रोसेस दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है रिसर्च के अंदर, मतलब चेंजेस आप कर सकते हैं, जिस तरीके के चेंजेस आप जब चाहें तब वहाँ पे कर सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग बोलते हैं, जिसको हिंदी के अंदर लचीलापन बोला जाता है। तो ये कब किसमें होता है, ये होता है आपके एथनोग्राफी एंड फेनोमेनोलॉजिकल, जो आपका होता है रिसर्च, एथनोग्राफी या फिर फेनोमेनोलॉजी, इसके अंदर यहाँ पे देखा जाता है। अब इसको समझना पड़ेगा आपको, एथनोग्राफी क्या होता है। देखिए एथनोग्राफी होता है स्टडी ऑफ ए कल्चर, स्टडी ऑफ ए कल्चर, इसको हम लोग एथनोग्राफी कहते हैं।
और फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, ये आपका फेनोमेना, किसी एक पर्टिकुलर फेनोमेना की स्टडी करना, इसको हम फेनोमेनोलॉजी कहते हैं। तो ये दोनों जब होती हैं, एथनोग्राफी के अंदर भी हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी एक कल्चर की, और फेनोमेनोलॉजी के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर फेनोमेना, एक पर्टिकुलर कैटेगरी की इन डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये दोनों ही आपके होते हैं जिसके अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कौन सी मेथड को हमको फॉलो करनी है और कौन सी प्रोसेस को हमको फॉलो करनी है। यहाँ पे आपके टू द पॉइंट चीज़ें नहीं होती हैं, आप इसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 17th क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे बोला गया है एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज। आपको बोला गया है एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं। इसको थ्योरी कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं, या फिर स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये सही आंसर बन जाएगा फैक्ट है। हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा कहते हैं ना, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। जब आपके पास फैक्ट ना हो तो फिर वो बातें मनगढ़ंत तो होती हैं। कहने का मतलब क्या है, जब आपने कोई चीज़ को एम्पेरिकली, मतलब होता है साइंटिफिक रूप से, तो उसको वेरीफाई करिए तो वो फैक्ट बन जाता है। फिर वो फैक्ट हर जगह पे लागू हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए उस फैक्ट को दे सकते हैं। तो ये सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज अप्लाइड इन। अब यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग कहाँ पे अप्लाई होती है, ये बोला गया है। तो देखिए समझना पड़ेगा डिडक्टिव रीजनिंग को आपको। पहले मैंने आपको समझाया था, दोबारा एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जहां पर हम लोगों के पास में ऑलरेडी क्या होती है, थ्योरी बनी हुई होती है। उस थ्योरी को फॉलो करके हम लोग, मतलब जनरलाइज थ्योरी होती है, उससे हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं, पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स तक पहुंचते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। इसका अपोजिट होता है इंडक्टिव रीजनिंग, जहां पे हमारे पास में क्या होती है, हम लोग पर्टिकुलर्स पे काम कर रहे होते हैं, और पर्टिकुलर से काम करते करते हम लोग थ्योरी बिल्डिंग पे जाते हैं, मतलब हम अपने जनरलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो ये आपकी इंडक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पे डिडक्टिव पूछा है, तो डिडक्टिव के केस में ये यहाँ पे यूज होता है। पर्टिकुलरली हमारे पास में थ्योरी होती है जो कि हमारी जनरलाइज थ्योरी होती है, उसको पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, यानी कि अलग अलग हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट में उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसके अंदर सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसके अंदर हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन का, तो वो क्वांटिटेटिव है बेसिकली। तो मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर आपके पास में पहले से फॉर्मूला बना होता है, ठीक है, फॉर्मूला आपके पास में होता है। उस फॉर्मूले को आप अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। फॉर्मूला आपका सेम रहता है, प्रॉब्लम्स आपकी चेंज होती हैं। तो ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट बन जाएगा, जो कि आपका डिडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च वर्क। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, बार बार मैंने बोला है कि आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, सब्जेक्ट मैटर तो आपका बाद में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पे की जाएगी। 20th क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। आपके रिसर्च प्रॉब्लम की डेप्थ का मतलब, डेप्थ मतलब हो गया गहराई, कितना आपका इन डेप्थ आप स्टडी करने वाले हैं, वो किससे पता चलेगा, रिसर्च टाइटल से नहीं, इससे नहीं पता चलेगा, रिसर्च ड्यूरेशन से भी नहीं पता चलेगा, और टोटल एक्सपेंडिचर से भी कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से ये चीज़ें पता चलती है कि आपका रिसर्च कितना इन डेप्थ है, कितना डेप्थ है आपके रिसर्च की है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव सही आंसर आपका बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21st क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ कैन वी इनहेंस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। बाय मेकिंग इट मोर वैलिड, बिल्कुल सही है। बाय मेकिंग इट मोर रिलायबल, ये भी सही है। बाय मेकिंग इट मोर इम्पार्शियल, ये भी सही है। और ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ इज द रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल। तो रैंडम सैम्पलिंग हमने पढ़ी हुई है, ये कैसे हेल्पफुल होती है, रीजनेबली एक्यूरेट होती है, सही बात है यहाँ पे। दूसरा है इकोनॉमिकल मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसेस, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, और दूसरी तरफ हमारे पास में ये रीजनेबली एक्यूरेट भी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं देखने को मिलती, पर्सनल बायसनेस इसके अंदर नहीं होती है, सब्जेक्टिविटी हमारे देखने को नहीं मिलती। सो दैट ये ऑप्शन आपका सही आंसर बनेगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 23rd क्वेश्चन हमारे पास में है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द पार्टिसिपेटरी रिसर्च। यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है
पार्टिसिपेटरी रिसर्च के केस में? ऑप्शन 1 को देखते हैं, इट रिकॉग्नाइजेज नॉलेज एज ए पावर। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग पार्टिसिपेटरी रिसर्च का मतलब क्या होता है, हम लोग सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको अपनी रिसर्च के अंदर उनकी उनकी जब अनुमति है, जब उनकी विलिंगनेस है, उसके थ्रू हम लोग अपनी रिसर्च के अंदर उनको इंक्लूड कर रहे हैं, उनकी नॉलेज को ले रहे हैं, उनके थॉट्स को ले रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एथिक्स के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो हम पार्टिसिपेटरी रिसर्च के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज एज ए पावर बिल्कुल ठीक है। इट इज़ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ये भी ठीक है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा माइंड्स होंगे वहाँ पे होंगे उतने ज़्यादा थॉट्स यहाँ पे आएंगे। इट इम्प्रेसाइजेज पीपल एज एक्सपर्ट, तो ये सही आंसर नहीं है, लेकिन फोर्थ देख लेते हैं। इट इज सोल पर्पज इज द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल ये भी ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा माइंड्स वहाँ पे होंगे, जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे होंगे, उतने ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज होगा। तो सही आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे एक्सपर्ट किसी को नहीं बनाया जा रहा, सब पार्टिसिपेंट्स हैं, तो पार्टिसिपेटरी नाम ही यहाँ पे है, तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की यहाँ पे बात करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? इट इज द ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, गलत है यहाँ पे। इट इज द ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब हाइपोथेसिस पढ़ा रहा था तो मैंने बिल्कुल ये स्टेटमेंट हाईलाइट भी करी थी, आप वीडियो में बैक जाकर देख भी सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस को ही हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव को नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च? दो तरीके के रिसर्च को मैंने डिटेल में समझाया था, एक तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च था और एक आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च था। अगर आपको याद होगा तो ये दो तरीके के रिसर्च मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे और इन दोनों से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो यहाँ पे बना हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली किससे डील करता है, लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म, हॉरिजॉन्टल या नन ऑफ द अबव? तो जिसने इसको पढ़ा होगा वो सही आंसर इसका करके आया होगा, ये होता है लॉन्ग टर्म रिसर्च, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं इस चीज का। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एक हमारे पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल कितना होता है, सिर्फ एक वेरिएबल होता है, उसकी हम लोग अलग अलग टाइमलाइन पे स्टडी करते हैं। मतलब जैसे 2010 में क्या था, 2020 में आते आते क्या हुआ, 2023 में क्या हुआ, मतलब अलग अलग थ्रू आउट दी टाइम हम इसको स्टडी करते हैं, लेकिन वेरिएबल एक ही रहता है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन टाइम पीरियड एक होता है, टाइम पीरियड एक होता है, मतलब हमारा ईयर खाली एक होगा, जैसे 2023 मान लेते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएंगे, जैसे आपकी अलग अलग कंपनीज हो गई, तो हम कहेंगे अलग अलग कंपनीज का 2023 के अंदर प्रॉफिट क्या रहा, तो वो क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा। लेकिन हम कहें कंपनी ए ने 2010 से लेके 2023 तक क्या यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन करी है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया है, क्या प्रोग्रेस हुई है, तो वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो लॉन्ग टर्म रिसर्च इसका सही आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है? तो क्लियर कट ये सही आंसर कर लिया होगा आप सभी ने, क्योंकि डिटेल में हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों सैम्पलिंग को डिस्कस किया था। तो कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड ये तीनों आपके क्या हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की। Which one of the among the following is the most comprehensive source of population data? तो सबसे कंप्रहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा हमारा सेंसस होता है, क्योंकि हम पॉपुलेशन को ही सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। जहाँ से सेंसस के थ्रू हम लोग डेटा कलेक्ट होता है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, क्योंकि डिटेल में डेटा कलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे सैम्पलिंग होती है, सेंसस और सैंपल के बीच में भी डिफरेंस मैंने आपको बताया था। सैम्पलिंग में हम लोग एक पार्ट लेते हैं खाली अपने यूनिवर्स का, लेकिन सेंसस के अंदर हर एक पार्ट की स्टडी की जाती है। जितने भी यूनिट में आपके यूनिट हैं पॉपुलेशन के अंदर, सभी की स्टडी डिटेल में की जाती है, सभी का डेटा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 28 क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस? फैक्टोरियल एनालिसिस किसके लिए किया जाता है? सेटिंग ऑफ द हाइपोथेसिस गलत है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये भी नहीं है। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये भी नहीं है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेरियस वेरिएबल, तो यहाँ पे फैक्टोरियल एनालिसिस आपका होता है बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंसेस देखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स? इसमें से कौन से वेरिएबल हैं जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल किए जा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस भी आपका है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, और प्रोफेशनल एटीट्यूड।
तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव, तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपका सही आंसर बन सकता है, क्योंकि मैरिटल स्टेटस में या तो मैरिड या तो अनमैरिड यहाँ पे आएगा। जबकि हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को अगर हम इनकम के थ्रू भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड भी बन सकता है आपका, ये दोनों आपके बन सकते हैं यहाँ पे आंसर। और इस क्वेश्चन को चैलेंज भी किया जा सकता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है इसके, क्योंकि मैरिटल स्टेटस में आपका ये ज्योग्राफिकल नेचर का जो डेटा है वो होता है, ये आपका क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव डेटा है। या तो आप क्या लिखेंगे, या तो आप मैरिड लिखेंगे या फिर अनमैरिड लिखेंगे, ये मैरिटल स्टेटस हो गया आपका। तो इसको हम न्यूमेरिक टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। दूसरा प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड भी है। एटीट्यूड तो आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स नहीं बल्कि क्वालिटेटिव टर्म्स होती है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, तो इसका आप एक बार चेक कर लेना कि आंसर की में क्या आंसर इसका आता है। उसके बाद 30th क्वेश्चन यहाँ पे है मीन मीडियन मोड आर, ये क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और ये इसका सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 31st क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे है इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। तो यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है हमारी, उसके बाद यहाँ पे कौन सी आपका स्टेप आता है ये आपसे बोला जा रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ये नहीं आता है, एनालिसिस ऑफ डेटा बाद में होता है। पहले देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च टूल या कलेक्शन ऑफ डेटा। तो देखिए सबसे पहले आपका होता है आपका जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, फिर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस होता है और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही बनेगा। उसके बाद डेटा कलेक्शन होता है, फिर एनालिसिस होता है, तो वो चीज़ें बाद में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 32nd क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे इफ योर डेटा कैन टेक ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ द वैल्यू द क्लासेस ऑफ दीज डेटा आर कॉल्ड एज। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें मैंने 3 तरह की सीरीज आपको बताई थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रिप्टिव सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसमें कौन सी सीरीज का जो वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है कि आपको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, ऐसा लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू वाला डेटा आप ले सकते हैं, इसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बीच में। तो देखिए कंटिन्यूअस में हम लोग पॉइंट्स वाले नंबर को भी ले सकते हैं। पॉइंट्स वाला मतलब हो गया जैसे आपके 2.5, तो इसके अंदर या फिर 3.5 ये भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं है जिसको हम एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं। लेकिन डिस्क्रीट में हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट नंबर की बात करते हैं, वही नंबर की यहाँ पे बात की गई है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू की बात की गई है। मतलब 4 है तो फिर 4 है, 5 है तो 5 है, 3 है तो 3 है। तो ये होता है डिस्क्रीट सीरीज, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33 क्वेश्चन यहाँ पे द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विच इज मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू इन टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे दो चीजें समझनी है आपको, एक तो आपको एक्सट्रीम वैल्यू समझना है, दूसरा आपको यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेथड है उनको समझना है। देखिए मीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एवरेज हम लोग निकालते होते हैं, ठीक, सभी का एवरेज करते हैं, सभी को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ दी यूनिट से हम डिवाइड कर देते हैं, वो एवरेज निकल जाता है। मीडियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बीच की वैल्यू को लेते हैं, मिडिल वैल्यू को हम इसके अंदर लेते हैं, ठीक है बात। और तीसरा मोड, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो नंबर आ रहा होता है उसको हम मोड ले लेते हैं इन जनरल सेंस, उसका फॉर्मूला भी होता है, वो बात अलग है। तो यहाँ पे दूसरी चीज आपको जो समझनी है वो समझनी है कि आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है। देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है जो किसी सीरीज के फर्स्ट में या फिर एंड में होते हैं, उनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं, बीच की वैल्यू नहीं, फर्स्ट या एंड की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका मीडियन होता है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किस चीज से, आपके एक्सट्रीम वैल्यू से। क्योंकि मीडियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं नंबर को, या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उस नंबर को लगा रहे होते हैं, उसके बाद जाके हम बीच की वैल्यू को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सबसे ज़्यादा यूज इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज का कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, मीन की, तो उसके अंदर तो सभी को ऐड कर देते हैं, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। और दूसरी तरफ मोड का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मोड को भी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर में नहीं लगाते। तो यहाँ पे मीडियन आपका सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये आपको गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक व्हेन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास में दो तरह के इवेंट होते हैं, ठीक। एक इवेंट तो हमारे पास में होता है सक्सेस की इवेंट होती है, और दूसरे हमारे पास में होती है फेलियर की इवेंट।
सक्सेस की इवेंट को P बोला जाता है और फेलियर की इवेंट को Q बोला जाता है। तो ये हमारा एक बाइनोमियल, दो तरह का बाइनोमियल मतलब P और Q वाला डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। तो इसके अंदर सिमेट्रिक कब होता है? देखिए सिमेट्रिक तब होता है जब हमारे पास P की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल टू 0.5 आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है n इंटू पी इंटू क्यू, अंडर रूट n इंटू पी इंटू क्यू। तो ये आपका यहाँ पे बनता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो दिया गया है आपको ये वाला ऑप्शन स्क्वायर रूट n इंटू पी इंटू क्यू, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर बन जाएगा। क्लियर। और अगर मीन की बात करते हैं इसमें, तो मीन आपका होता है अंडर रूट n इंटू पी। तो ये आपका मीन यहाँ पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल पार्टिसिपेशन कम्युनिकेशन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। अब ये कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आ गए हमारे पास में। तो बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर म्यूचुअल पार्टिसिपेशन के बात करें अगर हम लोग, तो कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है? तो सही आंसर इसके अंदर है 2 टाइप्स का। तो 2 टाइप्स का कौन सा होता है? एक तो होता है आपके पास में वन वे कम्युनिकेशन, एक होता है आपके पास में 2 वे कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात की गई है, पार्टिसिपेशन के अंदर एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए। एक यहाँ से आपका वो करेगा, कन्वे करेगा मैसेज, एक दूसरा उसको लेगा। तो इस तरीके से एक या तो वन वे कम्युनिकेशन होगा या फिर 2 वे कम्युनिकेशन होगा। ये यहाँ पे 2 टाइप का होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अमंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड चैनल कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला चैनल कम्युनिकेशन कौन सा है? तो इसके अंदर सही आंसर आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता क्या है, जो आपके सेम लेवल पे यूज होता है, सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इसको यूज करते हैं। जैसे आपका एक मैनेजर है, राइट, और मैनेजर है, दूसरा भी एक मैनेजर है, ये डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर है, ये डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर है, ये जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे दिया गया है अमंग दीज प्रॉब्लम्स विच इज द एक्चुअल मैसेज लॉस्ट इन द अबंडेंस ऑफ द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो कम्युनिकेशन होता है तो उसमें अबंडेंस ऑफ ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन जब हो जाती है, मतलब जब आपने इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी है कि एक्चुअल जो मैसेज होता है ना वो गायब हो जाता है आपका। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे ओवर कम्युनिकेशन कहेंगे, जिसमें कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और एक्चुअल जो मैसेज पहुँचाना होता है वो नहीं पहुँच पाता, क्योंकि बाकी की जो फालतू चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे कन्वे हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, और इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन कैन यू से दैट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। आपको कब लगता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया? व्हेन द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज, नहीं। व्हेन द मैसेज एंटर्स द चैनल, ये भी नहीं है। और व्हेन द मैसेज लीव्स द चैनल, ये भी नहीं है। व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, जब रिसीवर को मैसेज मिल गया और वो समझ गया उस चीज़ को, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन खत्म होता है। मतलब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे ये एक तरीके का फीडबैक प्रोवाइड करेगा। जब मैसेज को समझ गया तो फीडबैक यहाँ पे मिल जाएगा और आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का कौन सा फंक्शन नहीं है? सोशलाइजेशन होता है, एजुकेशन होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन हम लोग खुद जो ह्यूमन हैं वो यहाँ पे करते हैं, क्योंकि मास मीडिया का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोर्स से जब मैसेज आता है उसको मास मीडिया कहते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल आप समझ लो, कोई न्यूज़ चैनल हो गए या फिर अदर चैनल्स हो गए, तो वहाँ से जो मैसेज आता है वो उनके थ्रू क्या किया जाता है, भेजा जाता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हम अपने तरीके से उसको कर रहे होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडियाज़ में इधर उधर आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मैसेजेस जो होते हैं वो वहाँ पे सर्कुलेट होते हैं, जो सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, अफवाह भी होती है, तो वो इंटरप्रिटेशन के बेस पे होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा अवॉइड किया जाना चाहिए, कौन सी चीज़ को अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए? शेयरिंग ऑफ एक्टिविटी, लिसनिंग, एम्बिगुइटी या फिर पोलाइटनेस। तो सीधी सी बात है, एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुइटी का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास एक मैसेज के 2 या 3 मीनिंग, मतलब अलग अलग मीनिंग होते हैं, डिफरेंट मीनिंग की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग एम्बिगुइटी कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कुछ बोला, आप कुछ और समझे, दूसरा पर्सन कुछ और समझा, तीसरा पर्सन कुछ और समझा, तो मैसेज के अंदर एम्बिगुइटी है। तो उस एम्बिगुइटी को हमें दूर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द दीज
इज नॉट ए टाइप ऑफ द ग्रेप वाइन। देखिए ग्रेप वाइन क्या होता है, ये आपका नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता वो आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। ग्रेप वाइन का मतलब होता है जैसे आपके ये हो गया ना, अंगूर लगे हुए होते हैं, यहाँ पे अंगूरी लता भी लिखा होगा, तो कहीं से भी लगे होते हैं, उसका कोई पैटर्न नहीं है कुछ भी। तो नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी कोई पैटर्न नहीं होता, कम्युनिकेट कोई कहीं से भी करता है, कोई भी आके कोई इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो सिंगल स्टैंड और गॉसिप और क्लस्टर ये तीनों इसके पार्ट होते हैं, जबकि डबल स्टैंड जो होता है वो इसका पार्ट नहीं होता है आपके ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच कम्युनिकेशन थियरिस्ट व्यूड मीडियम मीडियम एज ए मैसेज। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा जो आपका थ्योरिस्ट है, कौन सी थ्योरी वाले हैं जिनने थ्योरी दी है बेसिकली, वो मीडियम को एक मैसेज की तरह देखते हैं। तो सही आंसर आपका इसके अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा MC लुहान बनेगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है हु व्यूड कल्चर एज ए प्रोडक्टिव प्रोसेस। कल्चर को एक प्रोडक्टिव प्रोसेस के रूप में कौन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर सही आंसर है, जो कि है रेमंड विलियम्स। तो इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डायटिक कम्युनिकेशन की बात की गई है। डायटिक कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू। देखिए डाई जहाँ पे आ गया मतलब दो लोगों की एटलीस्ट बात हो रही है, कम से कम दो लोग होने चाहिए यहाँ पे, तो दो ही लोग की बात होगी। डायटिक कम्युनिकेशन ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड वाइस वर्सा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे है, तो ये क्या कर रहा है, इसको कम्युनिकेट करेगा, ये इसको कम्युनिकेट करेगा और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। इसको हम लोग डायटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंटेक्स इज रिलेटेड विद। सिंटेक्स किससे रिलेटेड होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके दो दो आंसर टाइप बन रहे हैं। जैसे सिंटेक्स किस चीज के लिए यूज होता है, देखिए ये वर्ड्स में भी यूज होता है, अमंग वर्ड्स, रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेसेस, ये दोनों यहाँ पे आंसर बन सकते हैं इसके। अब देखते हैं कि आंसर की में आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा आता है, लेकिन ये दोनों आंसर इसके बन सकते हैं क्योंकि हम फ्रेजेस और वर्ड्स दोनों के रिलेशनशिप की बात करते हैं सिंटेक्स के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात की जाएगी, तो अमंग द फॉलोइंग विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन स्टेट्स दैट कम्युनिकेशन डजंट स्टार्ट एज सून एज द समवन स्पीक्स बट रादर देन ए पर्सन रिस्पॉन्स और इज लुकिंग फॉर ए रिएक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब इसका जो एक्यूरेट आंसर है एक्चुअली वो मुझे श्योर नहीं है, बट हाँ इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरे अकॉर्डिंग बन सकता है सेनन एंड वीवर मॉडल बन सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल है। तो ये इसका सही आंसर बन सकता है। आंसर की इसकी एक बार चेक कर लेना आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दीज हैज मैक्सिमम रीच। तो इसमें बोला गया है ये आपके कम्युनिकेशन के अलग अलग क्या है कंपोनेंट हैं, या आप टूल कह सकते हैं इनको। तो इसमें से सबसे ज़्यादा रीच किसकी होती है, तो वो होती है राइटिंग की। सबसे ज़्यादा लिखने की, माने कि जो आपका लिखा हुआ वर्ड होता है, लिखी हुई चीज़ें होती है, उसकी सबसे ज़्यादा रीच होती है। और दूसरी चीज़ की ये ऑथेंटिक सोर्स होता है, इसके अंदर आप चेंजेज नहीं कर सकते। जो लिखा है तो उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन बोलने की चीज़ें चेंज हो सकती हैं, सुनने की चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन लिखने की चीज़ों की सबसे ज़्यादा रीच होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच ऑफ दीज कमांडमेंट शुड वन नॉट फॉलो। तो यहाँ पे बोला गया है कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो नहीं की जानी है, कौन से ऐसे बेसिकली कमांड्स हैं जिनको फॉलो नहीं किया जाना है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए, एडिक्वेट मीडियम भी होना चाहिए, लेकिन इन एडिक्वेट मीडियम यहाँ पे नहीं चलेगा। इन एडिक्वेट मीडियम मतलब जो आपका प्रॉपर या एक अपर्याप्त माध्यम है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपल सा सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आपका नॉट फॉलो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन यहाँ पे है। At each stage in the process of communication, there is a possibility of interference, which may hinder the process. Such interference is called। देखिए इंटरफेरेंस यहाँ पे बोला गया है, इंटरफेरेंस होता है हर चीज में, मतलब इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता है, बाधा उत्पन्न होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब कम्युनिकेशन में यहाँ पे ये चीज होती है तो ये होता है बैरियर। सिंपल सा ऑप्शन इसका है, इसको हम बैरियर कहते हैं, क्योंकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर कम से कम होना चाहिए, नहीं के बराबर बैरियर्स होने चाहिए।
तो अगर आपका इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे तो वो बैरियर की वजह से होता है, अलग-अलग जो बैरियर्स होते हैं उनकी वजह से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा। तो गाइज़ ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किए, 50 सारे देख लिए आंसर। तो सभी लोग अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही बन रहे हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं इसके अंदर लास्ट में लेवल की बात करूँ पेपर की, तो लेवल आपका यहाँ पे मॉडरेट टू हाई है, ठीक है? तो ये लेवल अच्छा खासा लेवल यहाँ पे पूछा गया है रिसर्च का, ऐसा नहीं है कि आपके ईज़ी क्वेश्चन बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ये मीडियम टू हाई मेरे अकॉर्डिंग है यहाँ पे, इसके अंदर मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन है कुछ और हाई लेवल के भी, ईज़ी कुछ ही क्वेश्चन है, 2 से 4-5 क्वेश्चन आपके ईज़ी हैं बट बाकी के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं और ये आपका टफ है, मॉडरेट टू टफ मैं यहाँ हाई इसको बोलूँगा यहाँ पे। तो इसकी मेरिट ऑटोमेटिकली आपकी कम होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो रिसर्च में वीक होते हैं। तो इस केस में अब आपका डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट में आपकी कैसी पकड़ है, उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ठीक है बात? और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, इसके अलावा जो कॉमर्स का पार्ट है वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। आप किसी के पास अगर पेपर है कॉमर्स के सब्जेक्ट का तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे नंबर पे, मैं नंबर आपको दे रहा हूँ 8394948137। तो आप अपने जो कॉमर्स का पे पार्ट है उसको आप व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं उस पे भी आपको अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं बना दूंगा उस पे इन डिटेल आपके हर एक जो आपका ऑप्शन है उसको समझाते हुए, तो उसकी वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है बात? इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने मार्क्स को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।